हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड एग्जाम 2021 के लिए इस वीडियो में हम लोग जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं और ऐसे ही प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखें। और अगर आप इन सारे क्वेश्चंस का फ्री में पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से इसे ज्वाइन कर लेना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं तो आप अनअकैडमी का प्लस फीचर ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नोटिस आप सभी के लिए है कि जो एग्जाम गुरु 10 कोड यूज करके आपको हर कोर्सेज पर 10% की छूट मिलती थी, यह अब कुछ ही दिनों के लिए लिमिटेड रह गया है। तो आप जल्दी से जल्दी अपने पसंद के हिसाब से कोई भी एक कोर्स परचेज कर लें, अदरवाइज बाद में आपको ये छूट नहीं मिलेगी। यहाँ पर अगर प्लस फीचर्स को ज्वाइन करते हो तो आपको सभी क्लासेस पर अनलिमिटेड एक्सेस मिलते हैं। इंडिया के टॉप एजुकेटर से आपकी पढ़ाई करवाई जाती है। इसके अलावा रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस और लाइव टेस्ट सीरीज भी चलाए जाते हैं। साथ ही साथ आपको सारे स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेंगे और इंडिया के टॉप मेंटरशिप और गाइडेंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। यहाँ एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप के लिए एक नया बैच लॉन्च किया गया है। इस बैच का नाम है राफेल। यह 11 फरवरी से 10 अप्रैल 2021 तक चलने वाला है। एक और बैच है त्रिशूल बैच, जो एनडीए 2021 एग्जाम के लिए लॉन्च किया गया है। यह बैच 15 फरवरी से 10 अप्रैल 2021 तक चलने वाला है। साथ ही एक और लेटेस्ट बैच लॉन्च हुआ है। इस बैच का नाम है नव। यह एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप के लिए है, जो 18 फरवरी से 1 अप्रैल 2021 तक चलेगा। अगर आप इनमें से किसी भी बैच में इनरोल करना चाहते हो तो इसे ज्वाइन करने का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से ज्वाइन कर लेना। इसके बाद कुछ इस तरह का एक चार्ट ओपन होगा जिसमें अलग अलग ड्यूरेशन के लिए अलग अलग पैकेज बताए गए हैं। तो आप अपने हिसाब से कोई भी एक पैकेज यहाँ से सेलेक्ट कर लो और नीचे रेफरल कोड की जगह पर अगर एग्जाम गुरु 10 डालते हो तो आपको सभी कोर्सेज पर 10% की छूट मिलेगी। तो आप अपने हिसाब से यहाँ से कोई भी एक कोर्स देख लेना। चलिए अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विभवांतर नापने के लिए उपयोग में लिए जाने वाला उपकरण कौन सा है। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को बता दूं कि विभवांतर का मतलब होता है वोल्टेज। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि वोल्टेज को नापने के लिए हम कौन सा उपकरण यूज करते हैं। तो इसके लिए यूज किया जाता है दोस्तों वोल्ट मीटर, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। यहाँ देखो ऑप्शन ए में है एमोमीटर। तो एमोमीटर का हम लोग उपयोग करते हैं इलेक्ट्रिकल करंट को नापने के लिए, यानी कि विद्युत आवेश को। और जो गैल्वेनोमीटर है, यह किस लिए उपयोग किया जाता है, तो जो स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट होते हैं ना, जो फ्लक्चुएशन होता है करंट में, उसे मापने के लिए गैल्वेनोमीटर का यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो सेकंड क्वेश्चन है, विद्युत धारा की इकाई क्या है। इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट आपको बताना है। तो यह होता है दोस्तों कूलम्ब पर सेकेंड, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। यहाँ पर देखो बी ऑप्शन में है न्यूटन पर सेकेंड। तो न्यूटन पर सेकेंड किसका एसआई यूनिट है, यह एसआई यूनिट है इम्पल्स का, या फिर आप बोल सकते हो मोमेंटम का। इन दोनों का एसआई यूनिट होता है न्यूटन पर सेकेंड, और कूलम्ब पर सेकेंड विद्युत धारा की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, किलोवाट आवर किसकी एसआई यूनिट है। किलोवाट आवर एसआई यूनिट है दोस्तों ऊर्जा का, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखो बी ऑप्शन में है शक्ति, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हो पावर। तो पावर की एसआई यूनिट होती है दोस्तों वाट। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, वाट। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, एम्पियर आवर किसकी एसआई यूनिट है। एम्पियर घंटा एसआई यूनिट है दोस्तों आवेश का, इसलिए बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, साइमन किसका एसआई यूनिट है। दोस्तों जो साइमन है यह एसआई यूनिट होता है चालकता का, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और चालकता को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है कंडक्टेंस। इसके जस्ट अपोजिट है रेसिस्टेंस, जिसका एसआई यूनिट क्या होता है, ओम होता है। यानी कि जो बी ऑप्शन है प्रतिरोधकता, इसका एसआई यूनिट हो जाएगा ओम। और ओम को हम लोग इस साइन से डिनोट करते हैं। कई बार ऑप्शन में आपसे साइन भी पूछ लिया जा सकता है डायरेक्टली ऑप्शन न देकर, तो इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो 6 क्वेश्चन क्या है, निर्वात में गिराई जाने वाली हल्की एवं भारी वस्तुएं पृथ्वी पर एक साथ पहुंचती है, इसके पीछे का रीजन क्या है।
देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, मान लो एक वैक्यूम एरिया है, यह एक वैक्यूम पाइप है, इसमें मैंने एक हल्की वस्तु गिराया और एक भारी वस्तु गिराया है, तो दोनों एक ही टाइम पर नीचे ग्राउंड पर पहुंचता है। इसके पीछे का रीजन क्या है, तो इसके पीछे का रीजन है कि उन पर जो कार्यरत गुरुत्वीय त्वरण होता है वो हमेशा से समान होता है। अब इस चीज को समझना, मान लो दो ऑब्जेक्ट हवा से छोड़ दिया जाता है नीचे गिरने के लिए, तो जो भारी ऑब्जेक्ट है उसे ग्रेविटेशनल फोर्स अपनी ओर ज्यादा तेजी से खींचेगा और वो जल्दी ग्राउंड पर गिरेगा, लेकिन जो हल्की वस्तु है वो धीरे धीरे गिरती है। लेकिन वैक्यूम में ऐसा क्यों नहीं होता है, क्योंकि वहां पर कोई भी एयर नहीं होता, कोई भी मीडियम मौजूद नहीं होता है। इस वजह से क्या होता है कि जब भी हम कोई वस्तु वहां पर ड्रॉप करेंगे तो दोनों एक समान गति से नीचे की ओर आएगा, उसे रेसिस्ट करने के लिए कोई भी वहां पर फोर्स नहीं होता है। यही इसका मेन रीजन है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों ने इस क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से समझ लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से वल का मात्रक कौन नहीं है। देखिए दोस्तों, वल का मात्रक है पांडल, डाइन और न्यूटन, लेकिन जो जूल है ना वो फोर्स का मात्रक नहीं है, इसलिए सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। जूल किसका ऐसा यूनिट है, यह ऐसा यूनिट है एनर्जी का, यानी कि ऊर्जा का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, न्यूटन ने किस फल को गिरता देखकर गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव किया था। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ज्यादा इसमें कुछ बचाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने सेब का फल गिरते हुए देखकर गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से सर्वाधिक प्रत्यास्थ यानी कि इलास्टिसिटी पदार्थ कौन सा है। तो दोस्तों इसका क्वेश्चन करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्टील। जो स्टील का इलास्टिसिटी है ना वो सबसे ज्यादा होता है। देखो यहाँ पर अगर हम स्टील की इलास्टिसिटी की बात करें तो यह लगभग होता है 200 जीपी, लेकिन वही अगर क्वार्ट्ज की बात करें तो 98 जीपी होता है। कई जगह आपको देखने को मिल जाएगा क्वार्ट्ज में ज्यादा इलास्टिसिटी है, लेकिन यह गलत है। सबसे ज्यादा इलास्टिसिटी होती है स्टील में, इसलिए इसका वैल्यू 200 जीपी है और क्वार्ट्ज का 98 जीपी। अब समझना यह इलास्टिसिटी होता क्या है। तो देखो कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पर अगर सारे फोर्सेस को हटा दिया जाए तो वो अपने पोजीशन में कितने अच्छे से गेन करती है, इसी को हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। ठीक है, अपने इस क्वेश्चन को अच्छे से समझा है। इलास्टिसिटी क्या होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट पर हम लगी हुई सारे फोर्सेस को हटा दे तो वो अपनी जो उसके ओरिजिनल शेप था उसे रीगेन कर पाता है या नहीं पाता है, इसी प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी बोला जाता है। तो अगर इस तरह का ऑप्शन दिया जाए तो आप इसमें सीधे सेलेक्ट करना स्टील को। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है, उष्मा का प्राकृतिक एवं सबसे बड़ा स्रोत क्या है। तो यह है दोस्तों सूर्य, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, वह ताप जिस पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट पैमाने समान पाठ्यांक बताते हैं, यानी कि जहां पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों इक्वल हो जाते हैं, वो टेम्परेचर कौन सा है। तो यह टेम्परेचर है दोस्तों -40 डिग्री सेल्सियस, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब देखो यहाँ पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यह फॉर्मूला आपको हर एग्जाम में काम आने वाला है, इसका अच्छे से ध्यान रखना। देखो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि कोई एक वैल्यू दिया गया है सेल्सियस में और आपसे पूछा जाए कि उसे फ़ारेनहाइट में चेंज करो, या फिर फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है और सेल्सियस में चेंज करो, तो इसे चेंज करने का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल जो फ़ारेनहाइट में डिग्री दी हुई है, यहाँ पर एफ लिखा हुआ है, टोटल फ़ारेनहाइट डिग्री इक्वल टू टोटल जो डिग्री आपकी सेल्सियस में दी गई है इंटू 9/5 + 32। ठीक है, अब मान लो अगर फ़ारेनहाइट डिग्री दी हुई है तो यहाँ से हम सेल्सियस निकाल सकते हैं, और अगर सेल्सियस दिया हुआ है तो फ़ारेनहाइट निकाल सकते हैं। जैसे मान लो एक वैल्यू दिया गया है कि अगर 20 डिग्री सेल्सियस है, मानकर चलो 20 डिग्री सेल्सियस, इसे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो फॉर्मूला क्या होगा, टोटल सेल्सियस यानी टोटल सेल्सियस 20 हुआ प्लस 9/5, यहाँ पर ध्यान रखना है प्लस नहीं इंटू है, और प्लस 32 हो जाएगा। तो अब देखो 5 से 20 कटा 4 टाइम्स, और 4 में 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 36 + 32 क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 68 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इस तरह से आप आसानी से इस फॉर्मूले को यूज करके टेम्परेचर को चेंज कर सकते हो। इस तरह के क्वेश्चंस एयरफोर्स में पूछे भी गए हैं, और भी अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठोगे तो वहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस हमेशा पूछे आते हैं, तो इसलिए यह फॉर्मूला आप हमेशा याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12,
प्रेशर कुकर में खाना शीघ्र बनता है, इसके पीछे का रीजन क्या है? तो देखो, कुकर के अंदर जो प्रेशर होती है ना, उसमें वृद्धि हो जाती है और पानी के क्वथनांक में वृद्धि होती है। इस वजह से प्रेशर कुकर में खाना आमतौर पर जल्दी पक जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। उस निम्न में से कौन सर्वोत्तम ऊष्मा चालक है? तो यह है दोस्तों चांदी। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है। 14th क्वेश्चन क्या है? एक स्वस्थ व्यक्ति का ताप 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो उसका मान सेल्सियस पैमाने पर क्या होगा? देखो, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ना, टोटल फ़ारेनहाइट इक्वल टू टोटल सेल्सियस डिग्री इंटू 9/5 प्लस 32। तो यहाँ पर आप फ़ारेनहाइट की जगह 98.4 डिग्री रख देना, तो आपका सेल्सियस वैल्यू निकल कर आ जाएगा और यह आएगा 36.9 डिग्री सेल्सियस। यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आप लोग चाहो तो वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 15 है। किसी तारे से प्राप्त प्रकाश के रंग से क्या आभास होता है? देखो, तारों में से अलग अलग तरह की लाइट निकलती है, तो उसकी जो लाइट होती है उसके थ्रू हम क्या अंदाजा लगाते हैं? तो इससे अंदाजा लगाया जाता है टेम्परेचर का, यानी कि ऊपर का तापमान कैसा है। इसलिए डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड एग्जाम 2021 के लिए जीके का एक इम्पोर्टेंट ई बुक तैयार किया गया है। इस ई बुक में मैंने सारे वैसे क्वेश्चंस को इंक्लूड किए हैं जिस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पिछले 3 सालों में पूछे गए हैं और आगे आने वाले पेपर्स में भी पूछे जाएंगे। टोटल 10,000 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस टॉपिक वाइज इंक्लूड किए गए हैं और जो जो टॉपिक्स यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं वो आप यहाँ देख सकते हो। इसमें लास्ट में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी देखने को मिल जाएंगे जो 2019 और 20 के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो उस क्वेश्चन को देखने के बाद एक आपको आइडिया भी लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चन एयरफोर्स में एग्जाम में पूछते हैं। और जो बाकी के कंटेंट यहाँ पर उपलब्ध करवाए गए हैं वो सारे के सारे इसी पैटर्न पर बेस्ड हैं। तो यह आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाली है। अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो PDF आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वीडियो देखने के बाद वहाँ से इसे डाउनलोड कर लेना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अब। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है। बंद कमरे में पंखा चलाने पर कमरे का टेम्परेचर में क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो, एक क्लोज्ड रूम है, अगर वहाँ पर हम फैन को चला देते हैं तो वहाँ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब इस चीज़ को समझो बिल्कुल अच्छे से, कैसे इंक्रीज होगा। मान लो यह एक रूम है जो बिल्कुल क्लोज्ड है और इसमें एक पंखा लगा हुआ है। अब अगर हम इस पंखे को ऑन करते हैं तो क्या होगा? यहाँ पर मौजूद जितनी भी एयर है वो क्या होगी? आपस में कोलाइड करने लगेगी ना, और जब वो आपस में कोलाइड करेगी तो उससे फ्रिक्शन उत्पन्न होगा। फ्रिक्शन के कारण क्या होगा? यहाँ पर हीट उत्पन्न होगा। इसके अलावा जब फैन मूव करेगा तो इसके जो पार्ट्स होते हैं वो भी आपस में कोलाइड करके वहाँ से गर्मी पैदा करेंगे। तो इन दोनों वजह से जो वहाँ की हवा है वो धीरे धीरे गर्म होने लगेगी और कहीं भी हवा को बाहर निकलने का जगह नहीं मिलता। इस वजह से क्या होगा? वो हवा आपस में टकराते टकराते काफ़ी गर्म हो जाएगी। तो यही रीज़न है यहाँ पर कि अगर हम बंद कमरे में कोई फैन को ऑन करेंगे तो वो आप उसका टेम्परेचर हमेशा इंक्रीज होते रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है। परम शून्य ताप कितना होता है? तो यह होता है दोस्तों -273 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री केल्विन और -459 फ़ारेनहाइट। यहाँ पर सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट तीनों वैल्यूज मैंने आपको बता दिया है। आप इन तीनों को याद रखना। हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछा जाए और इनमें से कोई एक ही ऑप्शन दे, तो आपको याद रखना है सेल्सियस में -273 डिग्री सेल्सियस होता है, केल्विन में 0 डिग्री केल्विन और फ़ारेनहाइट में -459 फ़ारेनहाइट। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर। ध्वनि का वेग अधिकतम किस में होता है? जो साउंड का स्पीड है वो मैक्सिमम हमेशा होता है सॉलिड में। तो इसमें से क्या करेक्ट आंसर होगा? स्टील में। अब देखो, जो एयर है ना, हवा में स्पीड ऑफ साउंड है 343 मीटर पर सेकेंड। अगर हम बात करें वाटर की तो वाटर में इसका स्पीड है 1480 मीटर पर सेकेंड और सॉलिड में इसका स्पीड है लगभग 6000 मीटर पर सेकेंड। तो यह मैक्सिमम सॉलिड में होता है। यहाँ पर कई बार एग्जाम में आपसे वैल्यू भी पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको सारे वैल्यूज यहाँ पर बता दिए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है। मनुष्य द्वारा ध्वनि का श्रव्य सीमा क्या है? यानी कि कौन सी फ्रीक्वेंसी मनुष्य सुन सकता है? तो यह है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20।
वायुमंडल का सबसे निचली परत का नाम क्या है? दोस्तों, वायुमंडल का जो सबसे निचली परत होता है इसका नाम है क्षोभ मंडल, और इंग्लिश में आप इसे ट्रोपोस्फेयर के नाम से जानते हो, जिसकी ऊंचाई लगभग 8 से लेकर 14 किलोमीटर तक है। और जो बी ऑप्शन है समतापमंडल, इसे हम बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर, जिसकी ऊंचाई लगभग 50 किलोमीटर है। और जो ओजोन लेयर है हमारा वो इसी समतापमंडल में होता है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, और अभी हाल ही में सीडीएस में पूछा था कि ओजोन लेयर कौन से मंडल में पाई जाती है, तो यह पाया जाता है समतापमंडल में। सो गाइज, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही दोस्तों, फ्री पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो मेरा इंस्टा आईडी स्क्रीन पर है, आप इस आईडी से हमें फॉलो कर सकते हैं। कल मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।